नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज है संडे, तो संडे स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शौरान। साथियों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में, कि वो अब इन बचे हुए समय में कैसे क्या अपने सिलेबस को समेटें, कैसे रिवाइज करें अपने सिलेबस को। इस बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि आप सभी ने जो भी साथी पात्रता परीक्षा दे रहे थे, जो पात्रता परीक्षा के फेर में पड़े हुए थे, वो बाहर निकल आए हैं। आपकी पात्रता परीक्षा हो गई है, 2 मार्च हो गया, 2 तारीख हो गई। तो मतलब आपकी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसमें 4 महीने से भी 5-7 दिन कम हो गए हैं। 4 महीना पूरे भी बचे नहीं हैं। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज करना है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको ने जो पाठ्यक्रम पढ़ा है अब तक, उसी पाठ्यक्रम को अब आपको आगे चलकर बार बार रिवाइज करना है। कोई टॉपिक अगर आपको हार्ड लग रहा था और उसको आप अब तक स्किप करते आ रहे थे, तो अब उसको आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि अब नया जो भी टॉपिक है उसको आप पढ़कर और उसको समझकर आप पढ़ेंगे समझेंगे, तो उतने में फिर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और रिवीजन नहीं होगा तो साथियों, रिवीजन के बिना आप कितनी भी तैयारी कर लो, चाहे आप कितने भी घंटे पढ़ लो, कितने लंबे समय तक आप तैयारी कर लो, जब तक आपके सिलेबस का बार बार रिवीजन नहीं होगा तब तक आपको सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। क्योंकि 1 बार 2 बार पढ़ा हुआ किसी की याद नहीं रहता। अब इन समय बचे हुए इस टाइम में आप जितना ज़्यादा अपने सिलेबस को आंखों से निकालोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप जैसे कोई टॉपिक मैथ इंग्लिश वगैरह स्किप करते आ रहे थे, ये सोच रहे हो कि लास्ट में मैं उसको एक बार देख लूँगा, तो लास्ट में भी देखने को उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको मैथ और इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है तो। हाँ, अगर आपने पीछे से पढ़ा है, आपको आ रही हैं, अगर आपने उनको पढ़ा है अच्छे से पीछे, तो उनका रिवीजन ज़रूर करें आप। तो फिर आप उनको स्किप ना करें, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक नंबर का एक एक पॉइंट की हाँ मारामारी रहेगी। वैसे भी सीटें कम हैं तो कंपटीशन ज़्यादा तो रहना ही है, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो अब जो आपका समय बचा है उसमें आपके पास थोड़ी सी सीमित सामग्री होनी चाहिए। आपके टेबल पर एक जगह सीमित सामग्री होनी चाहिए। जैसे आपके पास 3 या 4 पार्ट में फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट जो पेपर है जीके उसकी सामग्री होनी चाहिए। 2 या 3 पार्ट में ही आपके पास अपने सब्जेक्ट की सामग्री होनी चाहिए जमा अपने टेबल के ऊपर। और जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में आपको हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं। इस बार साइकोलॉजी जोड़ दी है, तो प्रश्न तो वही 75 रहने हैं। तो इस बार हिस्ट्री, जहाँ तक मुझे लगता है, हिस्ट्री के प्रश्न कम ना करके आपको मैनेजमेंट के प्रश्न कुछ कम जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के लगभग 15% निर्धारित थे। हमने 2022 में दिया तब 15% नहीं आए थे, 9-10% ही आए थे, क्योंकि उस बार भी राजस्थान की कला और संस्कृति जोड़ दी थी तो 4-5% उसके आ गए थे। इस बार साइकोलॉजी और जोड़ दी तो शायद इस बार साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के 10 से 12 क्वेश्चन दोनों के मिल सकते हैं आपको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी तो देखो, आरपीएससी ने अगर इसमें जोड़ी है साइकोलॉजी, तो उनको अलग अलग अंक निर्धारित करने चाहिए थे, ऐसे जारी करना चाहिए था। इतने अंक की आपकी साइकोलॉजी आएगी, इतने अंक की आपकी हिस्ट्री आएगी। लेकिन आप एक तो राजस्थान का जो अपना पार्ट है, जैसे 5 नंबर की राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, बहुत थोड़े से टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और 10 नंबर की इंडिया हिस्ट्री आती थी, उन 15 नंबर को आपको बहुत अच्छे से पका लेना है, बहुत अच्छे से उस सिलेबस को पढ़ना है। फिर आपका जो मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान ज्योग्राफी के आने हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वहीं 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, अगर आपने उनको पीछे पढ़ा है तो उनका रिवीजन ज़रूर करें आप। फिर हिंदी, जैसे जिन बच्चों के पास हिंदी है अपना मेन विषय, उनको तो हिंदी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं वो भी हिंदी में कम ही टॉपिक दे रखे हैं, तो उन टॉपिकों को आप ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट पेपर के लिए भी 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उन फर्स्ट पेपर में आपको जहाँ से ज़्यादा अंक आ रहे हैं, पिछली बार ज़्यादा अंक का मैटर आ रहा है, उस अंक मैटर को आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार करना है आपको। दूसरा बात रही हिंदी की, तो जैसे इस बार हिंदी में साइकोलॉजी हटा दी है, आईसीटी वाली वही जो बची है एक यूनिट, तो उसी यूनिट में से तो 4 से 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी हटने की वजह से आपके जहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ तक ये लगता है कि जो स्नातक स्तर वाले जो रचनाएं जोड़ रखी हैं आपके, जैसे रामचरितमानस का बालकांड है, बिहारी जी के दोहे हैं, कबीर जी हैं, आपके साकेत है, तो ये चीज़ें हैं, इनमें से आपके क्वेश्चनों की संख्या बढ़ सकती है।
या फिर काव्य शास्त्र में से आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में तो पहले आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। व्याकरण में भी आपके प्रश्न निर्धारित हैं, फर्स्ट यूनिट जो है उससे 40-45 प्रश्न आपके आते हैं, जिसमें व्याकरण भी है, पत्राचार वाले बिंदु भी हैं, जो रचनाएं जो पत्रकारिता वगैरह है, जैसे पत्रकारिता में लेखन संबंधी जो विषय जो आपके टॉपिक हैं उसमें से पठित गद्यांश और पद्यांश भी आता है। तो पहला भाग तो आपके निर्धारित है। दूसरे भाग में जहाँ तक संभव है आपको रचनाओं में से जो 5 रचनाएं, तो 4 या 5 रचनाएं तो आपके पद्य की हैं, फिर 2 आपके निबंध हैं, कविता क्या है और शीर्ष के फूल, और 3 आपकी कहानियाँ हैं। इनमें से आपको तीनों कहानियों की आपके पास PDF होनी चाहिए। उन कहानियों को आपको 2 से 3 बार बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रत्येक कहानी को पढ़ लेना है, और प्रत्येक जो लाइन है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है कि वो लाइन किसने किससे कही है विशेष तौर से। तो उनको आप जो है अच्छे से तैयार करने कहानियों को। कविता क्या है निबंध सभी को हार्ड लगता है, लेकिन कविता क्या है निबंध में खास तौर से जो कविता की विशेषताएं बता रखी हैं, किस प्रकार के लोग कविताएं कर सकते हैं, जो भी कविता के बारे में मेन मुख्य बिंदु बता रखे हैं, वही बिंदु आपको याद करने हैं। पूरी की पूरी जो आपको उसको पढ़ना जरूर है 1 से 2 बार, चाहे भले ही बड़ा है वो कविता क्या है निबंध, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसको पढ़ ही ना पाओ। तो 1 से 2 बार आपको उसको एकाग्र होकर बहुत ही शांत चित्त से उसको पढ़ लेना है। रही बात बालकांड की, बालकांड में बहुत सारे साथी कहते हैं, तो मैं नहीं कहती आपको बालकांड पूरा पढ़ो। आप बालकांड को आप अगर आपके पास PDF है उसकी हिंदी रूपांतरण की, जैसे बालकांड पहले अवधी भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तो बालकांड की अगर आपके पास हिंदी उसकी PDF है हिंदी में जिसको रूपांतरण किया गया है, तो एक बार आप शुरुआती जो 5 से 7 या 10 दोहे हैं उनको आप शुरुआत में देख लीजिए कि कहाँ से किसके बारे में क्या कहा गया है, यानी कौन कौन से उसमें मुख्य रूप से संवाद है या शुरुआत में किसकी वंदना की गई है। इस प्रकार के आपको सार जो हैं वो आपको उनके पढ़ लेना है रामचरितमानस का। और रही बात साकेत की, तो साकेत तो वैसे भी इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसको पढ़ ना पाओ, और साकेत वैसे खड़ी बोली हिंदी में है तो उसको पढ़ने में ज़्यादा जोर भी नहीं आता है। तो साकेत को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। साकेत की प्रत्येक लाइन जो वो किसको संबोधित करके किसने कही है, उर्मिला ने किस किस पक्षी को संबोधित करके कहा, तो उन पक्षियों का आपको वहाँ जो नाम दे रखे हैं उन नामों को याद रखना है, किस पक्षी को संबोधित करते हुए वो क्या कह रही है। तो साकेत को आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो ये रचनाएं हैं यहाँ से इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि साइकोलॉजी हटा दी गई है। तो फर्स्ट जो 1 यूनिट बची है ICT वाली, उसमें से ज़्यादा प्रश्न वहाँ नहीं आने हैं। ICT वाली से 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी के जो प्रश्न आ रहे थे साइकोलॉजी से विषय के साथ वो वहीं एडजस्ट करेंगे वो। तो आपको अपना विषय बहुत मजबूत करना है। अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें आप को 7 से 8 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और 4 से 5 घंटे जो है आपको अपना GK पढ़ना है। GK को भी आपको ये नहीं है कि आप अपना सब्जेक्ट के ही लगे रहो, इस समय में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आपको सारा सिलेबस साथ लेकर चलना है, ना तो आपको GK को पीछे छोड़ना है, ना ही आपको अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देनी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं उसमें से ज़्यादा समय आप अपने सब्जेक्ट को देंगे और उस विषय थोड़ा समय आप अपने GK का जो आपका सिलेबस है उसको देंगे। लेकिन ऐसे में आपने जो अब तक पढ़ा है उसमें से आप पीछे किसी को नहीं छोड़ेंगे साथियों, छोड़ना किसी को कुछ भी नहीं है। आपको इन 4 महीने में आप जितने ज़्यादा हो सके अपने सिलेबस को, आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं तो वो आपके पास होंगे, या फिर आपने बुक से पढ़ा है तो आप हाईलाइट किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे। जो भी आपने अभी तक मैटर आपका इकट्ठा किया था उस मैटर को, बहुत अधिक मैटर को साथ में ना रखकर बहुत कम सामग्री अपने पास रखें और उसी का रिविजन करें। जैसे मैं बताऊं तो मेरा 23 जुलाई को पत्रता की परीक्षा थी, उससे पहले भी मैंने रिवाइज कर लिया था 1-2 बार सिलेबस को, लेकिन 23 जुलाई के बाद हमारे पास तो मात्र 2.5 महीने ही बचे थे, क्योंकि 15 अक्टूबर को हमारा पेपर था। तो हमारे पास तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक मान के चलिए आप 13-14 दिन वो थे, और 23 जुलाई के बाद 5-7 दिन ये थे। तो मेरे पास तो 2.5 महीने ही बचे थे, लेकिन उन 2.5 महीने में भी मैंने अपने सिलेबस को 3 से 4 बार आंखों से निकाल लिया। डेली के शाम को टॉपिक लिख के छोड़ते थे निर्धारित करके, ये टॉपिक कल मुझे हर हाल में रिवीजन करने ही करने हैं, और वो हर हाल में मैं रिवीजन करती थी। तो आपको अब एक बात ठान लेनी है साथियों, कमज़ोर कोई नहीं है। आप के पास ऑप्शन है कि आपको 2025 में गवर्नमेंट जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप चाहिए चुनते हैं तो उसके लिए फिर आपको त्याग करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस 3-4 महीने आपको सब कुछ भुलाकर और सिर्फ अपनी तैयारी पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। एक बार आप भूल जाइए कि आप किस दुनिया में हैं, कितने आपके रिश्ते नाते हैं, कितने क्या हैं। कुछ दिनों के लिए अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, जो बहनें घर में रहकर तैयारी कर रही हैं वो बाहर जाती हैं लाइब्रेरी वगैरह में, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सिलेबस के वहाँ
वहाँ तो रिवीजन करें ही करें, लेकिन घर में भी जितना हो सके आप अपने सिलेबस के अपने पाठ्यक्रम अपने सामग्री के आसपास ही रहें, वहीं मंडराते रहें। काम करना ज़रूरी है, मानती हूँ गृहिणी बहनों को काम भी करना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है, लेकिन टेंशन ये ना लें कि मुझे 5 घंटे मिलते हैं, मुझे 7 घंटे मिलते, जितने भी घंटे मिलते हैं उनका आप सदुपयोग कीजिए। बस मेरा कहने का मतलब 1 मिनट भी आपके इस समय मिस यूज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ठान लेना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने भी जुलाई में के बाद यही एक लिख लिया था कॉपी में सामने कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आपको भी यही ठान लेना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार 2025 में जिन साथियों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिनको एक सीट पक्की करनी है, उनको एक बार कुछ दिनों के लिए सब कुछ भुला देना होगा, त्याग करना पड़ेगा साथियों। ये तो आपको भी पता है, सफलता त्याग मांगती है, और त्याग करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ये मान लिया आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आपके अपनी तबीयत का पहले ध्यान रखें, लेकिन थोड़ी बहुत सर्दी खांसी जुकाम, उसका आप ये ना सोचिए कि बीमार हो, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। सर्दी खांसी तो थोड़ा दिन की है, आप आराम करोगे, वो तनिक आपका क्षणिक सुख है, वो आपको क्षणिक समय के लिए आपके शरीर को आराम मिल रहा है, लेकिन इसी क्षणिक सुख के चक्कर में आप अपने जीवन के अभी तक 20, 25, 30 साल तो गंवा दिए, और अब आगे भी आपको अगर अपनी बची हुई ज़िंदगी को सुधारना है तो ऐसे में आपको अपने जो सुख सुविधाएं हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। आपको कुछ दिनों के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे चलकर सुखी बन पाएंगे। नहीं तो अभी आप थोड़ा सा ही सोचें कि 2 मिनट, चलो 2 मिनट शॉर्ट देख लेता हूँ, 2 मिनट गप्पे लड़ा लेती हूँ, किसी के साथ बातें कर लेती हूँ। अगर आप अब ऐसे थोड़े थोड़े पलों के सुख के लिए अगर आप ऐसे अपना समय बर्बाद करेंगे तो फिर आगे भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने कितनी भयावह स्थिति होगी। पता है साथियों, बेरोजगारी बहुत बड़ा दंश होता है, उसको झेलना कोई मामूली काम नहीं है। मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, इसलिए आपको बार बार कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, किसी भी प्रकार की किसी बातों में और ना उलझें, ना ही किसी की इस समय सुने। कोई कुछ भी कह रहा हो, अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, अगर आपने सुन लिया है तो ठीक है, आप ये मानिए कि हाँ इसने बोल दिया, लेकिन मुझे करके दिखाना है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आपकी अगर कमज़ोरी है, आप इमोशनल हैं ज़्यादा, या किसी की बात आकर आपको जल्दी बुरा लग जाता है, तो आपको अपनी उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना है। किसने मुझे ऐसे बोला है तो मैं इसको करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। आपको बोल के किसी को जवाब नहीं देना है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, या मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ऐसे ढिंढोरा किसी के सामने नहीं पीटना है। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, और आपको सिर्फ इस समय रात में सोते समय, दिन में, सारे दिन आपको अपनी किताबों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। अपने लक्ष्य के अलावा आपको ये नज़र आना चाहिए कि इस साल की जो PDF आएगी, अंतिम जो RPSC का रिजल्ट आएगा, उस PDF में मेरा नाम होना चाहिए। बस यही आपको रात दिन जगते सोते समय यही और यही दिखाई देना चाहिए साथियों। तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखती है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।